देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर अमरोहा से है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मंडी धनौरा में दुर्गा माता के मंदिर में भक्तों ने माता के दर्शन के साथ साथ प्रसाद ग्रहण किया और भारी संख्या में कलश यात्रा में भाग लिया। बताते चले कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की भक्तों ने बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दुर्गा माता का मंदिर बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उसकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। गीत और संगीत के साथ साथ माता की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय रहा है। खबर औरैया से है, जहां नवरात्रि पर नारायणपुर चौकी में विशाल भंडारा। पुलिस ने पेश की सेवा और मानवता की मिसाल। नवरात्रि के पावन अवसर पर औरैया जनपद की नारायणपुर चौकी परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह द्वारा विधि विधान के साथ किया गया। इस मौके पर नारायणपुर चौकी प्रभारी राम मनोज द्विवेदी ने कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन कराकर भंडारे की शुरुआत की। क्षेत्र की बड़ी संख्या में श्रद्धालु भंडारे में पहुंचे श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार एवं कांस्टेबल नवल कुमार ने स्वयं आगे बढ़कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किए और साथ ही पुलिसकर्मियों ने सेवा भाव के साथ लोगों की सेवा की मानवता की मिसाल पेश की है। पूरे आयोजन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा व्यवस्था बनाए रखी गई और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। इस आयोजन से पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और सौहार्द का संदेश देखने को मिला है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मंडी धनौरा में दुर्गा माता के मंदिर में भक्तों ने माता के दर्शन किए और साथ ही भारी संख्या में शोभा यात्रा भी निकाली गई है। बताते चले कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की भक्तों ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही एक तरफ सुबह से चल रही माता की शोभा यात्रा की तैयारी की गई, वहीं भक्त गणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद वितरण भी किया गया। भगवान शिव की झांकी और नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की निगरानी की माता की शोभा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की गई। खबर हरदोई से है, जहां हाई टेंशन लाइन बनी किसानों की काल। आपको बता दें, चिंगारी में मिनटों में जला दी मेहनत की लाखों की फसल। हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के रैसो गांव में बुधवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने रफ्तार पकड़ ली और लहलहाती गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। आपको बता दें, कुछ ही पलों में खेत धू धू कर जलने लगे और किसानों की मेहनत भी आंखों के सामने राख में तब्दील हो गई।
बताया जा रहा कि किसान राकेश उर्फ बड़क्कू सिंह की 2 बीघा जमीन पक्की और साथ ही 6 बीघा कच्ची गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा। ग्रामीणों ने बाल्टी, पाइप और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सका और हर कोई बस अपनी मेहनत को जलते हुए देखता रह गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों का साफ आरोप है हाई टेंशन लाइन की लापरवाही और रखरखाव की कमी के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। अगर समय से लाइन की मरम्मत होती तो शायद आज ये फसल नहीं जलती। श्रद्धा और भक्ति की धर्म नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर बुधवार रात एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें, जलती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने आधी रात नृत्य और भजन कीर्तन किए हैं। एक ओर चिताएं जल रही थी, दूसरी ओर बाबा मसाननाथ के दरबार में भक्त और नृत्य का अद्भुत संगम देखने को मिला है। नगर वधुओं ने भक्ति भाव से बाबा मसाननाथ को रिझाने का प्रयास किया और साथ ही भक्ति भाव से बाबा मसाननाथ को रिझाने के लिए दुर्गा शक्ति निशानी और साथ ही वहां पर डिमिक डिमिक डमरू बाजे जैसे भजन गाए गए। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की अगले जन्म में उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिले और साथ ही उन्हें नगर वधु का जीवन ना जीना पड़े। अपना परिचय बताएं। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, काशी। गुलशन जी, ये क्या आयोजन है और उसका क्या मकसद है? ये हमारे बाबा महाशमशाननाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का आयोजन है, जो कि हर वर्ष चैत्र नवरात्रि की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है, जिसमें आज अंतिम दिन यानी सप्तमी के दिन यहाँ नगर वधुओं द्वारा नृत्य का कार्यक्रम किया जाता है और आज बाबा का तांत्रिक विधि से श्रृंगार एवं पूजन किया जाता है। क्या इसका मकसद है, क्यों यहाँ पर यह आयोजन होता है? जब शमशान है ये एक बड़ी प्राचीन कथा है कि जब बाबा महाशमशाननाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था, तब जो है यहाँ पे कोई भी संगीतज्ञ आने को तैयार नहीं हुआ था। तो उस समय नगर वधुएं यहाँ आई थी और उनको सम्मान राजा मान सिंह द्वारा और स्थानीय काशी वासियों द्वारा पूर्ण सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया था। तब से यहाँ प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के इस श्रृंगार महोत्सव में नगर वधुओं द्वारा अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। दूसरा, नगर वधुओं के मन में ये कामना रहती है कि वो उनके इस वर्तमान नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिलता है। जो मोक्ष के देवता बाबा विश्वनाथ स्वयं महामशान काशी में विराजते हैं और जो सबको मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं, तो उन्हें भी इस नरकी जीवन से मुक्ति मोक्ष मिले, अगला जन्म सुधरे, अगला जीवन एक अच्छे परिवार में हो, उनका जीवन भी सुखमय हो। खबर पाली में नदी किनारे बने एक अंत्येष्टि स्थल पर उठे सवाल पर है, जहां निर्माण गुणवत्ता और बालू के उपयोग को लेकर जांच की मांग की गई। पाली नगर पंचायत पाली के माध्यम से स्वीकृत अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य इन दिनों नदी किनारे कराया जा रहा है और इस निर्माण कार्य को स्थानीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की स्वीकृति प्राप्त बताई जा रही है। निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है और साथ ही लोगों का कहना है कि कार्य में मानकों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा। आरोप है कि निर्माण में नींव की पर्याप्त गहराई नहीं की गई है और साथ ही सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर देखने में आया कि निर्माण में बालू के बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि बालू के स्रोत को लेकर स्थायी स्पष्ट नहीं है और साथ ही स्थिति जिसकी जांच की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उपयोग की जा रही सामग्री की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।
थैंक यू। जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां मजदूरी का पैसा मांगने पर एक दलित युवक को भारी पड़ गया। उसे खौलते कढ़ाई में धकेल दिया गया, जी हां, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई है। घटना नीमगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक ने अपनी मेहनत और मजदूरी की पैसे मांगे थे। इसी बात को लेकर नाराज होकर आरोपियों ने इसे जबरन पकड़कर खौलते कढ़ाई में धकेल दिया है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में कस्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक सौरभ सिंह सोनू ने घटना पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से मांग की है कि वह पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दे और साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। पुलिस के अनुसार नीमगांव थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाकर दबिश दी जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल भी व्याप्त है। खबर सीतापुर से है, जहां सन्ना कस्बे में अज्ञात कारणों से डीसीएम में लगी भीषण आग। डीसीएम में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जनपद के थाना संदना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर सोनभद्र से है, जहां नशे में धुत युवती का सड़क पर हंगामा। कार में सवार युवक और युवती दोनों नशे में धुत थे। स्विफ्ट कार किसी अन्य गाड़ी से टकराने के बाद शुरू हुआ हंगामा। स्थानीय लोगों ने हंगामे का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने पर युवती लोगों पर भड़के और साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रेणुकूट के अनपरा जा रहे थे कार सवार युवक और युवती। खबर मथुरा से है, जहां छाता क्षेत्र के गांव नरी सेमनी में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध देवी माता का मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा। मेले में दूर दराज से क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालु देवी मां के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और साथ ही मंदिर परिसर में दिन भर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई। धार्मिक आस्था के साथ साथ पारंपरिक रीति रिवाजों का विशेष महत्व देखने को मिल रहा, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवा रहे हैं, जिसे शुभ माना जाता है। मेले की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी कर रखे हैं। जसपुर उधम सिंह नगर की जसपुर काशी नेशनल हाईवे मार्ग पर एक बार फिर दिखाई दिया तेज रफ्तार का कहर। सामने जा रही बाइक के पीछे से जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार दोनों युवक बाइक समेत गहरी खाई में जा गिरे। घटना से बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है तथा वहां पर बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें राहगीरों ने हाईवे की आपातकालीन 1033 एवं 108 को एम्बुलेंस को सूचित किया है। दोनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ ही घटना में दोनों घायलों को जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दोनों घायलों को गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना में घायल युवक तरनजीत सिंह पुत्र गोरा सिंह 26 वर्षीय, कल्लू बाला कालागढ़ व पवन पुत्र ओम प्रकाश 27 वर्षीय काशीपुर बताया गया है। कि अमृत ढाबा के पास हाईवे पे ही जो है कि एक्सीडेंट हुआ है बहुत तगड़ा। तो हमने जाके देखा वहाँ पे, तो एक बाइक पे दो लोग सवार थे, उनको कार ने टक्कर मारी है। वो बहुत गहरी खाई में जाके गिरे बाद में, और दोनों ही चोटिल हैं, दोनों के पैर टूटे, फ्रैक्चर है दोनों को। CHC जसपुर में एडमिट करवाया गया। पैर टूटे हैं दोनों के, फ्रैक्चर हैं दोनों के पैर। यहाँ से रेफर ही कर रहे हैं, रेफ़र किया जा रहा है, तो हम वापस लेके जाएंगे काशीपुर हाई सेंटर पे। शासकीय रेंज जसपुर की इमरजेंसी में दो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आए हैं। एक का नाम तरनजीत, एक का नाम पवन है। यह एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पर हुआ है अमृत ढाबा के पास।
तो दोनों ही गंभीर अवस्था में हैं, दोनों के फ्रैक्चर आया है और दोनों के ही फर्स्ट एड के बाद उनको रखा गया भी ऑब्जर्वेशन में। फिर आगे उसका जो भी इलाज होगा वो किया जाएगा और यहाँ पर नहीं संभव होगा तो हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। आया 1033 से 1033 से कि अमृत ढाबा के पास खैरा प्रखंड के चुआ पंचायत में 4 दिवसीय चैती छठ पूजा का अंतिम दिन बुधवार को भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने व्रत का पारण किया है और साथ ही छठ घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना भी की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंदर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामात ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस सौंपा है। इस नोटिस में बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। पार्टी का आरोप है कि गिरधारी यादव लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी और गतिविधियां कर रहे हैं। गिरधारी यादव पर लंबे समय से पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए हैं जिससे पार्टी की को नुकसान पहुंचता है। खासकर एसआईआर जैसे मुद्दे पर उनकी बयानबाजी को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। इसके अलावा वे कई बार बिहार सरकार की नीतियों पर भी खुलकर आलोचना कर चुके हैं। गिरधारी यादव का पार्टी से टकराव कोई नया मामला नहीं है। वे पहले भी मौके पर जदयू के अधिकारियों का रुख अलग राय रखते आए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही है कि वे धीरे धीरे पार्टी से दूरी बना रहे थे, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। सदस्यता पर आई संकट के बाद सांसद गिरधारी यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जब से हम नीतीश कुमार के साथ हैं, पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। जब स्पीकर का समन आएगा तो हम जवाब देंगे। मामले को और ज्यादा तूल तब मिला है जब गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य यादव बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद में शामिल हो गए थे और उन्होंने बेलहर सीट से चुनाव भी लड़ा है। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद से ही गिरधारी यादव की पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल लगातार उठने लगे हैं। स्टेट विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 24 अकबर रोड स्थित अपने मुख्यालय और साथ ही भारतीय युवा कांग्रेस को 5 रायसीना रोड का कार्यालय 28 मार्च 2026 तक खाली करने का नोटिस भी दिया है। कांग्रेस 1978 से इस ऐतिहासिक पते का उपयोग कर रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर अपने ऐतिहासिक मुख्यालय 24 अकबर रोड से हटाने का नोटिस मिला है। संपत्ति विभाग ने पार्टी को 24 अकबर रोड और साथ ही भारतीय युवा कांग्रेस के 5 वहां पर रायसीना रोड वाले कार्यालय को 28 मार्च तक खाली करने का आदेश दिया है। इस नोटिस में पार्टी में हलचल मच गई है। 24 अकबर रोड कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय है जिसे पार्टी 1978 से इस्तेमाल करती आ रही है। यहाँ लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है और साथ ही कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों और बैठकों में फैसले लेने का मुख्य केंद्र रहा है। पार्टी ने जनवरी 2025 में कोटला मार्ग पर इंदिरा गांधी भवन में नया मुख्यालय शिफ्ट कर दिया और साथ ही लेकिन 24 अकबर रोड का पता अभी भी अपने विरासत और राष्ट्रीय पहचान के रूप में बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस को 2010 में 9A राउस एवेन्यू पर जमीन आवंटित की गई थी। उसके बाद सरकारी नीति के तहत 2013 तक पुराने बंगलों को खाली करना था। उसके बाद कई बार नोटिस आए लेकिन पार्टी ने अलग अलग कारणों से उन्हें बताए रखा और साथ ही वहां 2025 में इंदिरा भवन में शिफ्ट होने के बावजूद 24 अकबर रोड को हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करने की योजना थी। अब 2026 में नया नोटिस आया जिसमें बाजार दर किराया चुकाने के बावजूद खाली करने को कहा गया है।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकार बताते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ और पुराने ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या के कारण अस्पताल लाया गया। सोनिया गांधी पिछली बार पेट की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद है। डॉक्टर की टीम सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की निगरानी में लग गई है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि इससे पहले जनवरी में भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चिकित्सा जांच में पता चला कि ठंड और पर्यावरण प्रदूषण के कारण उनका ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया है। और पहले 19 जून 2025 को सोनिया गांधी को पेट में कुछ गंभीर समस्या आई थी, जिससे पहले 19 जून को भी सोनिया गांधी को पेट की कुछ बीमारियों की समस्या आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर भागलपुर से है, जहां पीरपैती थाना क्षेत्र के खोशलपुर स्थित गांव में फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर बैंक खातों से करोड़ों रुपए डकारने वाला सीएसपी संचालक राजकिशोर यादव को साइबर की विशेष पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि साइबर से संबंधित कांड में शामिल मामलों से जुड़े अन्य लोगों की जांच की जा रही है। और साथ ही सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सीएसपी संचालक राजकिशोर यादव ने फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभुकों को बैंक खाते से अपने तक 50 लाख रुपए की से अवैध निकासी कर ठगी कर चुका है, जिससे विशेष तकनीकी आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर सीएसपी सेंटर से सिकिलिन पेपर बनाकर 320 व्यक्तियों के आधार नंबर सहित फिंगरप्रिंट क्लोन और साथ ही लैपटॉप, पासबुक, एटीएम कार्ड, फिंगरप्रिंट कैप्चर सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। इस घटना में शामिल सोनू मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 23/3/2026 से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ महिलाएं आ रही थी जिनके अकाउंट से मतलब अवैध तरीके से पैसों का निकासी किया जा रहा था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक स्पेशल टीम का मतलब कि जो साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और इसमें जब जांच हुआ तो ये सामने आया कि पीरपैती स्थित एक ये सीएसपी संचालक हैं राजकिशोर यादव, तो जो भी ये अवैध मतलब निकासी हो रही थी वो इन्हीं के मतलब सीएसपी से ट्रेस हो रही थी। तो इसमें फिर जो स्पेशल टीम ने वहाँ पर रेड किया गया और इनके यहाँ से जो ये सिलिकॉन पेपर पर बने जो ये फिंगरप्रिंट के जो ये क्लोन ये इनके यहाँ से बरामद हुए, जो कि मतलब 320 पीस। इसके अलावा इनके पास से जो ये 70 पीस जो पासबुक ये बरामद हुई। इसके अलावा 120 एटीएम कार्ड और फिंगरप्रिंट कैप्चर मशीन 2 और इसके अलावा 1 पीस लैपटॉप और ये अकाउंट ओपनिंग प्रेशर ये वगैरह इनके यहाँ से मतलब बरामद किया गया। और इसमें ये चीज़ सामने आई कि ये महिलाएं या जो भी मतलब अकाउंट खोलने के लिए या सीएसपी पर आते थे, उनसे ये अवैध तरीके से सिलिकॉन पर एक मतलब कि फिंगरप्रिंट का क्लोन ये ले लेते थे और फिर उसको यूज़ करके ये अवैध तरीके से जो भी सरकारी मतलब कि योजनाओं का लाभ इनके अकाउंट में आता था उन पैसों को ये अवैध तरीके से निकाल लेते थे। और इसमें इनके द्वारा अभी तक जो सामने आया है 50 लाख से ऊपर का इनके द्वारा अवैध तरीके से इस तरीके से कई महिलाओं के और ये लोगों के मतलब अकाउंट से अवैध 50 लाख से ऊपर की रकम इनके द्वारा मतलब निकासी की गई है। कब से किया जा रहा था ये सर? अभी जो सामने आया है कि मतलब कि कई महीनों से ये इस काम को कर रहे थे। इनके साथ और भी किन्हीं लोगों की सम्मिलितता है सर? हाँ, इनके साथ अभी और भी लोग हैं और ये इस पर जांच की जा रही है। इस संचालक कहाँ कर रहा था? पीरपैती थाना में, कि पीरपैती थाना अंतर्गत जो ये गांव खोशलपुर है। ठीक है। अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये मशाकचक में एक व्यक्ति हैं संजीत कुमार, ये वहाँ पर एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया था और वहाँ पर मतलब रेड किया गया। तो वहाँ से ये संजीत कुमार और ये दो महिलाओं को वहाँ से ये अरेस्ट किया गया
और इसमें अभी मतलब कि ये इसमें जो ITPA के जो ये मतलब धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। महिला कहाँ से आई? किराए बिहार में प्रदेश में गया में मद्य निषेध अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, बहेरा थाना गेट के सामने गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 12 चक्का हाइवा से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। इस पूरे मामले का खुलासा SDPO अजय प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। उन्होंने बताया कि वाहन में डाले में गिट्टी के नीचे छिपाकर रॉयल विंग्स प्रीमियम विस्की के 523 कार्टन रखे गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चालक प्रियांशु कुमार 28 वर्षीय, पिता बुधन प्रसाद निवासी सनपहा थाना महेश खूट जिला खगड़िया तथा उपचालक नीरज कुमार 32 वर्षीय, पिता रमाकांत यादव निवासी टाटा थाना मानसी जिला खगड़िया को गिरफ्तार किया है। बहेरा थाना में एक हाईवा ट्रक क्रॉस कर रहा था। गुप्त सूचना ऐसे मिली थी कि भारी मात्रा में शराब छुपा करके झारखंड से बिहार ले जाया जाने वाला है। तो इस सूचना पे थाना के पुलिस अधिकारी एक्टिव हुए। उन्होंने वरीय पदाधिकारी सीनियर SP सर के निर्देशन में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और एक संदिग्ध वाहन ट्रक हाईवा जब उधर से क्रॉस कर रहा था उसको पकड़ा गया। गिट्टी उसमें लगा हुआ था ऊपर से और उसको जब तलाशी किया गया, गिट्टी हटा करके चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पकड़ में आया है। 4518 लीटर अंग्रेजी शराब इसमें लगा हुआ पाया गया है, जिसमें रॉयल विंग्स प्रीमियम विस्की इस ब्रांड का है मुख्य रूप से और 180 ml के पैकेट है ढेर सारे। तो इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनका नाम है प्रियांशु कुमार, ये संपहार थाना महेश खुंड के रहने वाले हैं और दूसरे हैं नीरज यादव जो कि ठाठा खगड़िया चौथम थाना के रहने वाले हैं। ये दोनों ही खगड़िया जिला के हैं। थाना के सामने ये छापेमारी हुई है। सुबह 4 बजे के लगभग में ये कार्रवाई संपन्न हुई है। पहले से भी लोग आरोपी रहे हैं क्या? जो खगड़िया जिला से हम लोग संपर्क कर रहे हैं और वहाँ के लोकल SHO से बात करके हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। शराब कहाँ से कहाँ गया? ये कोडरमा जिला से अभी तक जो पता चला है कि कोडरमा जिला से ये लोग पटना जिला लेकर जा रहे थे। इस बीच में इनको पकड़ा गया। सुनील में भवानी मंडी मार्ग पर तहसील के पास स्थित एक घर राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। घर के बाहर और भीतर फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और साथ ही लहराती बेलों को देखकर हर कोई छिटकने को मजबूर हो जाता है। ये अनोखी हरियाली पर्यावरण प्रेमी दंपति गोविंद धाकड़ और साथ ही सोनाली धाकड़ की 15 वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। दंपति ने अपने घर को एक छोटे से हरित संसार में बना रखा है, जहां पर इनमें चंपा, चमेली, गुड़हल और साथ ही गुलाब के आदि सभी चीजों के फूल हैं। जो राशि है वो होल्ड कराइए। इसमें 222 मोबाइल जो है सीर पोर्टल के थ्रू हमने रिकवर कराए हैं। इसके अतिरिक्त जो साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं जो बाहर के जिलों में वांटेड है, ऐसे 13 अपराधियों को हमने बाहर की पुलिस को हैंडओवर भी किया है, जो कि विभिन्न साइबर क्राइम के अपराधों में वांछित थे। इसके अतिरिक्त जो हमारी A4C हेल्पलाइन है उसके थ्रू जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं और 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उसके इस्तेमाल से जो होल्ड की राशि है वो लगातार बढ़ी है। और आमजन से भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की घटना आपके साथ में होती है, तुरंत 1930 पे आप कंप्लेन करें। यदि किसी कारणवश 1930 हेल्पलाइन बिजी आती है तो अलवर जिले के जो स्पेशल व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किए हैं 8764874306
उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप सूचना दे सकते हैं, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर 1930 पे अपना डेटा अपलोड नहीं कर सकता है तो पुलिस उसमें जो है उस व्यक्ति की मदद करेगी। इसके अतिरिक्त जो IMEI और फोन नंबर ब्लॉकिंग है उसमें अलवर जिला पूरे देश में नंबर 1 पे जो है हमने फोन और IMEI ब्लॉक कराए हैं और भविष्य में भी हम लोग इसमें लगातार कार्रवाइयां करेंगे। लगभग कितना आंकड़ा सर ये सामने आ चुका है कि अपन ने कितनी ब्लॉकिंग कराई है? देखिए, ब्लॉकिंग की एग्जैक्ट ब्लॉकिंग आज की जो स्थिति है नंबर और फोन नंबर और IMEI ब्लॉकिंग की, वो हम आपको अलग से डाटा शेयर कर देंगे। नहीं, वो तो जब से अब कार्रवाई स्टार्ट हुई तो लाखों में नंबर है, परंतु आज जो आंकड़ा है वो हम आपको शेयर कर देंगे। परंतु देश के अंदर जो IMEI और फोन नंबर ब्लॉकिंग है इसमें अलवर नंबर 1 पे है। कितने टाइम पीरियड का बताया सर आप? लेन ड्राइव सिस्टम का फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ 413 कार्रवाई की है, तो टोटल 1197 कार्रवाई की है। 500 लोगों को लेन ड्राइविंग के संदर्भ में हमने अवेयरनेस भी की है। खबर अलवर से है, जहां अलवर पुलिस ने साइबर ठगी के 72 लाख कराए होल्ड। आपको बता दें 17,13,000 रुपए लौटाए हैं। 3 महीनों में ठगों के 2 लाख मोबाइल सिम कराए ब्लॉक। अलवर साइबर ठगी के 72,60,000 रुपए पुलिस ने होल्ड कराए हैं, वहीं 17,13,000 रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए हैं। साथ ही साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे ठगों के 1,90,337 मोबाइल सिम और साथ ही IMEI ब्लॉक कराए गए। आपको बता दें इसके अलावा CEIR पोर्टल के जरिए मिसिंग 222 मोबाइल बरामद कर परिवारों को सौंपे गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई 1 जनवरी के बाद की है। SP सुधीर चौधरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत अलवर पुलिस ने जिले में विशिष्ट अभियान साइबर संग्राम 2.0 को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ समन्वय पोर्टल पर 60 मामले अपलोड कराए गए हैं, वहीं 78 अपराधियों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा 51 वारंट नोटिस और साथ ही सत्यापन के लिए अन्य राज्यों को भेजे गए हैं। पुलिस ने 13 मोबाइल अपराधियों को पकड़ लिया और साथ ही दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपे गए हैं। अलवर जिले के अंदर साइबर क्राइम की हॉटस्पॉट को देखते हुए जो हमारा ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 है जो लगातार जारी है, उसी के तहत हमने 2026 में अब तक 78 FIR दर्ज की है, जो कि पूरे प्रदेश में जो FIR है उसमें हम लोग टॉप जिलों में हैं। उसके अतिरिक्त हमने लगभग 72,000 की जो राशि है वो होल्ड कराई है। इसमें 222 मोबाइल जो है सीर पोर्टल के थ्रू हमने रिकवर कराए हैं। इसके अतिरिक्त जो साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं जो बाहर के जिलों में वांटेड है, ऐसे 13 अपराधियों को हमने बाहर की पुलिस को हैंडओवर भी किया है, जो कि विभिन्न साइबर क्राइम के अपराधों में वांछित थे। इसके अतिरिक्त जो हमारी A4C हेल्पलाइन है उसके थ्रू जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं और 1930 हेल्पलाइन नंबर है उसके इस्तेमाल से जो होल्ड की राशि है वो लगातार बढ़ी है। और आमजन से भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की घटना आपके साथ में होती है तुरंत 1930 पे आप कंप्लेन करें। यदि किसी कारणवश 1930 हेल्पलाइन बिजी आती है तो अलवर जिले के जो स्पेशल व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किए हैं 8764874306, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप सूचना दे सकते हैं, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर 1930 पे अपना डेटा अपलोड नहीं कर सकता है तो पुलिस उसमें जो है उस व्यक्ति की मदद करेगी। इसके अतिरिक्त जो IMEI और फोन नंबर ब्लॉकिंग है उसमें अलवर जिला पूरे देश में नंबर 1 पे जो है हमने फोन और IMEI ब्लॉक कराए हैं और भविष्य में भी हम लोग इसमें लगातार कार्रवाइयां करेंगे। लगभग कितना आंकड़ा सर ये सामने आ चुका है कि अपन ने कितनी ब्लॉकिंग कराई है? देखिए, ब्लॉकिंग की एग्जैक्ट ब्लॉकिंग आज की जो स्थिति है नंबर और फोन नंबर और IMEI ब्लॉकिंग की, वो हम आपको अलग से डाटा शेयर कर देंगे। नहीं, वो तो जब से अब कार्रवाई स्टार्ट हुई तो लाखों में नंबर है, परंतु आज जो आंकड़ा है वो हम आपको शेयर कर देंगे। परंतु देश के अंदर जो IMEI और फोन नंबर ब्लॉकिंग है इसमें अलवर नंबर 1 पे है। कितने टाइम पीरियड का बताया सर आप? लेन ड्राइव सिस्टम का फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ 413 कार्रवाई की है, तो टोटल 1197 कार्रवाई की है। 500 लोगों को लेन ड्राइविंग के संदर्भ में हमने अवेयरनेस भी की है। NHI के ऑफिसर से हमारी बात हो गई है। अप्रैल के माह के पहले या दूसरे हफ्ते में हम लोग ऑटोमेटिक चालान सिस्टम लागू करेंगे, जिसके तहत यदि कोई भारी वाहन
अपनी लेन में नहीं चल रहा होगा या फिर जो ओवरटेकिंग के नियम है उसकी पालना नहीं कर रहा होगा और लेन सिस्टम के जो तय गाइडलाइंस हैं उनकी पालना नहीं कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिक चालान बन करके आएगा और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें कार्रवाई की संख्या भी बढ़ेगी और जो कैमरा सिस्टम नेशनल एक्सप्रेसवे पे लगे हुए हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे। तो आपके चैनल के और अखबार के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप आमजन में ये चीज़ मैसेज पहुँचाएं कि किसी भी प्रकार से लेन सिस्टम को ब्रेक नहीं करें। लेन सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए है। इस साल जो दुर्घटनाओं में और एक्सीडेंट्स में काफ़ी कमी देखने को मिली है, जिसका डाटा हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से शेयर कर देंगे, परंतु हम चाहते हैं कि जीरो फैटलिटी की तरफ हम लोग जाएं, कम से कम रोड एक्सीडेंट्स हों और नेशनल एक्सप्रेसवे पे जो रोड एक्सीडेंट लास्ट ईयर हुए उसको देखते हुए हम लोग इस साल इसको अभियान के तौर पर चलाएंगे और उसमें आप लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। गो तस्करी की घटनाएं लगातार हो रही है। गो तस्करी के संबंध में अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक सूचना है तो बताइए। बाकी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो रूट्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर गौ तस्करों का मूवमेंट है, जैसे नेशनल एक्सप्रेसवे पे हुआ, जैसे आपके बड़ौदा में और भरतपुर से लगते हुए हरियाणा से लगते हुए थाने, उन सब पे हमने सभी एसटीओ को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। यदि किसी के पास भी कोई आसूचना है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप बताइए, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर, अभी हाल ही मथुरा में जो घटना हुई है, जिस तरह से एक्सीडेंट की घटना हुई है उसमें बताया गया गौ तस्करी, इस तरह की घटनाएं अपने अभी ना हो, इसके लिए किस तरह से इसके लिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी गौरक्षकों को निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपके पास में कोई भी इनपुट है स्थानीय पुलिस से आप शेयर करें, जिससे कि पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग पुलिस जो है कोई भी थाने की हो वो इमीडिएटली एक्शन लेगी। यदि कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप हमें सूचित कीजिए। आपको स्वयं कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आपके पास में कोई आसूचना है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये गोरक्षक जो लोग बनते हैं ये किसी संगठन में जाते हैं, इनका कोई क्राइटेरिया है कि क्योंकि देखिए इसमें ऐसा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गोरक्षक के आड़ में गलत कार्य कर रहा है तो उस संदर्भ में भी जो संगठन है, विभिन्न सामाजिक संगठन है, उनको भी हमने निवेदन किया है कि इस तरह के व्यक्तियों की आप पहचान करके हमें बताएं। उसके अतिरिक्त इस तरह के कोई अगर आपराधिक व्यक्ति हैं जो कोई रंगदारी वही करने का प्रयास करते हैं, यदि उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिलेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, परंतु यदि कोई जेन्युइन गोरक्षक है और वो हमें सूचना देता है तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आए हैं नए कानून में वो भी हम लगा रहे हैं, जिससे कि इन लोगों की जो है बेल बड़ी मुश्किल से हो रही है और इनकी अगर ये लगातार अपराध कर रहे हैं तो उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो विषय है वो जो हमारा ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई थी, जो ऑपरेशन विजय प्रहार हमने इस साल शुरू किया था और श्रीमान आई साहब ने एंटी वेनम नाम से पूरे रेंज में अभियान शुरू किया है। उसमें 15/3/26 से अभियान की शुरुआत हुई है। उसमें 12 प्रकरण एनडीपीएस में हमने दर्ज किए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे साल हमने 34 प्रकरण एनडीपीएस में दर्ज किए हैं, जो कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी साइबर क्राइम में भी हमने कार्रवाई में भी की है और हमने ड्रग्स के विरुद्ध भी जो कार्रवाइयाँ लास्ट ईयर की अपेक्षा काफ़ी अधिक की है। इसमें अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बाल अपचारी को हमने निरुद्ध किया है, 24 ग्राम स्मैक हमने बरामद की है और इसके अतिरिक्त ऑल भी हमने सामग्री बरामद की है। इस संदर्भ में आपके चैनल के माध्यम से मैं अलवर वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कोई भी सूचना आपके पास में मिलती है, चाहे वो छोटी क्वांटिटी में हो या बड़ी क्वांटिटी में हो, तो 1933 हेल्पलाइन नंबर या फिर गोपनीय सूचना देने के लिए जो हमारा फ़ोन नंबर है 9829934822, इस पर आप सूचना दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और हमारा उद्देश्य है कि 2026 में हम लोग प्रयास करेंगे कि अलवर जिले के अंदर किसी भी प्रकार का नशा जो है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से, कमर्शियल तरीके से जो लोग व्यापार के रूप में नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके वो सब जेल में जाएं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करें और 68 एक्ट में उनकी संपत्ति कुर्की की हम कार्रवाई भी करें। देखिए, सभी अपराधी अधिकतर अलवर से हैं, बाकी कुछ ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चेन एस्टेब्लिश होती है, जो उनके सोर्स है, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, अलवर शहर में बड़े पैमाने पर इसमें शहर कोतवाली क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों सभी में बड़े पैमाने पर बिक रहा है, मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती, सप्लायर तक नहीं पहुंच पाती है।
इस संदर्भ में हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी मुख्य आरोपी हैं और जो मेन सप्लायर्स हैं, कुछ को हमने खुद अपने स्तर पे भी आइडेंटिफाई किया है और उनके लेवल पे हम लोग भी इंटेलिजेंस एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको विश्वास दिलाएंगे 2026 में जो भी व्यक्ति स्मैक का व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई भी नशे का व्यापार कर रहे हैं वो पुलिस के रडार से बच नहीं पाएंगे। ये बात सही है कि कुछ ऐसे शातिर अपराधी हैं जो कि बड़े पैमाने पे कार्य करते हैं, परंतु क्योंकि उनको एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के अंदर जो विधिवत प्रावधान के बारे में जानकारी है तो उसको कई बार वो पुलिस के रडार में नहीं आते, परंतु हमने अलग से भी सूची बना ली है कौन कौन लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, उन पे हमारी नज़र है और प्लानिंग करके अच्छी कार्रवाई करके अच्छी क्वांटिटी में सीजर करने का प्रयास करें। ये नहीं बताते हैं क्या कि कहाँ से ला रहे हैं माल? बिल्कुल, इसके अंदर सभी स्टार्ट कर लें। अलवर जिले के अंदर साइबर क्राइम सुनेल से भवानी मंडी मार्ग पर तहसील के पास स्थित एक घर राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। घर के बाहर ही भीतर फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और साथ ही लहलहाती बेलों ने लोगों को देखकर हर कोई यहां पर ठिठकने को मजबूर हो जाता है। यह अनोखी हरियाली पर्यावरण प्रेमी दंपति गोविंद धाकड़ और साथ ही सोनाली धाकड़ की 15 वर्ष की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। दंपति ने अपने घर को छोटे से हरित संसार में तब्दील कर दिया है, जहाँ 700 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इसमें चंपा, चमेली, गुलाब और गुड़हल जैसे फूलों के पौधों के साथ अंजीर, अनार, अमरूद, शहतूत, आंवला, नारंगी और आम जैसे फलदार वृक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा पान, मनी प्लांट, अंगूर सहित कई प्रकारों के बेल भी यहाँ पर इस गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। और साथ ही मसालों से नवग्रह वाटिका तक अनूठा संगम इस गार्डन की खासियत की विविधता है। और यहाँ नवग्रह वाटिका और साथ ही 12 राशियों से जुड़े पौधों के साथ साथ लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता जैसे मसालों के पौधे भी लगाए गए हैं। ये गार्डन केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि औषधीय और धार्मिक महत्व को भी समेटे हुए है। गौरैया संरक्षण से शुरू हुआ सफर। दंपति ने बताया कि एक बार आंधी में घोंसले से गिरे चिड़िया के बच्चे को देखकर उसका मन विचलित हो गया और वहीं से उन्होंने गौरैया संरक्षण का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने लकड़ी और साथ ही नारियल की छाल, मटकी और अन्य सामग्री से 100 से अधिक घोंसले तैयार कर घर के आसपास लगाए, जिससे पक्षियों को सुरक्षित आश्रय मिल सके। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था। धाकड़ दंपति मौसम के अनुसार पक्षियों के लिए चारा पानी, दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। गर्मी के दिनों में परिंदे बांधकर वहां पर पानी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही घास फूस की छत बनाकर पक्षियों के लिए छाया भी सुनिश्चित की जाती है। पूरी तरह जैविक और यहाँ उपवन इस गार्डन की एक और विशेष महत्व है। यहाँ पूरी तरह जैविक तरीके अपनाए जाते हैं। दंपति पौधों के लिए खाद और साथ ही कीटनाशक खुद ही तैयार करते हैं और साथ ही गिरे हुए पत्तों, फूल, फल जैसे जैविक अपशिष्ट से खाद बनाकर उसका उपयोग किया जाता है। युवाओं के लिए संदेश है। दंपति का कहना है जिस दिन वे गार्डन में समय नहीं देते हैं उस दिन उनका मन नहीं लगता है। वे युवाओं से अपील करते हैं कि वे सभी पर्यावरण संरक्षण और गौरैया बचाने के लिए आगे आए और अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। क्या नाम है आपका? गोविंद धाकड़। आपने ये कैसे क्या विकसित किया और ये युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आज के समय में जब चारों तरफ वायु प्रदूषण के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण चारों तरफ जो हमारा वातावरण है, हमारी भूमि है, इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी दूषित है, जो खाना खा रहे हैं वो भी प्रदूषित है। तो मैंने ये जो लगभग यहाँ पे 600-700 पौधों का, जिसमें सभी तरह के फल के हैं, फूल के हैं, अपने इसमें मसालों के हैं, तो इस प्रकार से पूरा एक संग्रह कर रखा है। अब मेरा युवाओं को यही इसमें संदेश और मैसेज है कि आने वाले समय में, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे अगर हमने इसको बचाया नहीं तो एक दिन बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो युवाओं से यही मेरा निवेदन है या संदेश है कि आप
ज़्यादा नहीं हो सके तो कम से कम प्रकृति को जो शुद्ध करने वाले, वातावरण को जो शुद्ध करने वाले, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले ऐसे पौधों को, 1 पौधा, 2 पौधा, 4 पौधा, जितनी आपकी क्षमता है, पात्रता है, योग्यता है, उसके अनुसार अपने घर में गमलों में लगाएं। ठीक है, करते हैं, इनको कैसे मेंटेन करते हैं? ये लगभग मेरे को 14 से 15 साल हो चुके हैं और मैं प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे इस कार्य में देता हूं। और इसके लिए मैंने खुद मतलब पौधों के लिए मैंने अपने घर में मैंने गायें वैसे पाल रखी है, उनके गोबर से, छाछ से, नीम के पत्तों से, और ये जो जितने भी पेड़ पौधों के पत्ते हैं इन सबको रेख कर केंचुए का जो जैविक खाद है वो बनाता हूँ। और महीने में एक बार मैं लगभग सभी पौधों को, फल के, फूल के, मसालों को वो जैविक खाद देता हूँ। और प्रतिदिन इनको पानी और कटाई छटाई और 2 घंटे लगभग मेरे को इसमें देने पड़ते हैं प्रतिदिन सुबह। रामनवमी के पावन पर्व को लेकर शहर में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से बलोत्रा पुलिस थाना परिसर में सीएलजी और साथ ही उनकी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के आयोजन में डीवाईएसपी अनिल पुरोहित, थाना अधिकारी हिंगजाल दान और साथ ही एसडीएम अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया। बैठक में प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान पालिका आयुक्त, विद्युत विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भी बैठक में शामिल होकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑनलाइन समाधान लेकिन सड़कों पर खुल रही पोल। 181 पर समाधान का दावा, हकीकत में स्थिति जस की तस है। बालोतरा शहर में एक रहवासी कॉलोनी में पिछले करीब 5 महीनों से सीवर लाइन ब्लॉक होने की समस्या लगातार बनी हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा 181 हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि सीवर लाइन जाम होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और आम लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के जवाब में नगर पालिका की ओर से आयुक्त रामकिशोर मेहता द्वारा ये बताया गया कि 181 पर दर्ज शिकायत का समाधान कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और आज भी सिविल लाइन में गंदा पानी सड़कों पर बह रहा। और मोहल्ले वासियों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा केवल कागजों में समस्या का समाधान दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में हालात जस के तस बने हुए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिकायत का समाधान हो चुका है तो आखिर सड़कों पर बह रहा गंदा पानी किसकी जिम्मेदारी है? राजस्थान में आईएसआईएस नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तानी एजेंट जीशान गिरफ्तार, कैसे फैलता था कट्टरपंथी सामग्री। आपको बता दें, जोधपुर में पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े सोशल मीडिया नेटवर्क का खुलासा करते हुए 19 वर्षीय जीशान को गिरफ्तार किया। ये ऑनलाइन ग्रुप के जरिए कट्टरपंथी कंटेंट फैलाता था। तकनीकी जांच में अहम साक्ष्य मिले हैं और मामले की जांच जारी है। जोधपुर में आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आईएसआईएस से जुड़े सोशल मीडिया नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में वहां पर नई सड़क से क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवक जीशान को गिरफ्तार किया गया है। विजयवाड़ा से जुड़ा सुराग जोधपुर तक पहुंची जांच। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में जीशान का नाम सामने आया। इसके बाद विजयवाड़ा पुलिस की टीम जोधपुर पहुंची और सदर बाजार थानाधिकारी माणक राम की टीम के साथ मिलकर वहां देर रात आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया जीशान BENX नामक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा हुआ था और इस ग्रुप में कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधाराओं की संबंधित वीडियो, शॉर्ट क्लिप और वॉइस नोट साझा किए जाते थे। वह ग्रुप सक्रिय रहते हुए अन्य युवकों को जोड़ने का प्रयास भी करता था। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां मामले के हर पहलू पर नजर लगातार बनाए हुए हैं।
सर क्या पूरा मामला था? मामला ये है कि आंध्र प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टीम जोधपुर आई, हमारे स्टेट के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक आंध्र प्रदेश पुलिस के पास में जो भी इनपुट थे वो हमारे से शेयर हुए और हमारे ज़िले की और आयुक्तालय की जो स्पेशल टीमें हैं उनके सहयोग से और हमारे उच्च अधिकारियों की गाइडलाइन में हमने देर रात आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ में ऑपरेशन करके और जिसान नाम के एक लड़के को सन सिटी मार्केट नई सड़क से दस्तयाब किया था। उससे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में उसने स्वीकार किया कि वो एक IS की विचारधारा को स्प्रेड करने वाले ग्रुप बेनेक्स कॉम से जुड़ा हुआ था और उसका ग्रुप एडमिन भी था। आज के दिन तो वो उस ग्रुप का एडमिन नहीं है, बाहर लेफ्ट हो गया है, लेकिन उसके मोबाइल में इस प्रकार के सूत्र मिले हैं कि वो IS की जो विचारधारा है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को और आतंकवाद को फैलाने की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ है। अभी तो गिरफ्तार करा जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके और यहाँ जोधपुर में स्थानीय कोर्ट में पेश करके उसको ट्रांजिट रिमांड पे लिया है और अब इसको लेकर के आंध्र प्रदेश जाएगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।